यस। हर्ष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग प्रियांशी। गुड मॉर्निंग राज। गुड मॉर्निंग कीर्ति। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो तुम सब? गुड मॉर्निंग शोएब। सब खैरियत शोएब? गुड मॉर्निंग टिशा। ओके, चलिए। तो आज अपन को एमसीक्यूज करने हैं चैप्टर नंबर 3 के। आई होप जो रिमेनिंग एमसीक्यूज थे आपके चैप्टर नंबर 2 के वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। बस एक दो कोई डाउट थे जो राज ने पूछे थे, राज के अलावा किसी और को डाउट नहीं था, विच मीन्स ठीक है। जी सर, आपकी दुआ है। अरे तो चैप्टर 3 आज अपन करेंगे, ठीक है, दैट इज डिमांड वाला। ओके। चैप्टर 3 डिमांड एनालिसिस, ठीक है। अपन ने देखा था इसके कुछ तो भी 450 एमसीक्यूज कुछ हो रहे थे ना, ऑल एंड ऑल। सही बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ, बताओगे? ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ डिमांड, ठीक है। चलो, बताना है ना? बताओगे तुम लोग? ठीक है। तो फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ फर्स्ट 10 करके फिर आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। जब एक जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनको स्किप कर देंगे, ध्यान रखना। जो एक जैसे क्वेश्चंस होंगे उसमें एक दो करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। नाउ, डैश इज द वांट satisfying पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो सर यूटिलिटी इज द वांट satisfying पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। डैश रेफर्स, इसमें ये यूटिलिटी का कहाँ से आ गया, चलो कोई बात नहीं। यस, डैश रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज those consumers are willing and able to purchase, buy, or we can say buy in a given market at various prices in a given period of time। मतलब dash refers to different quantities of a good that a consumer can purchase at different prices। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन डिमांड बोलते हैं। सर डिमांड फोरकास्टिंग में टॉपिक कलेक्टिव ओपिनियन मेथड एंड एक्सपेरिमेंट मेथड भी समझाओ एक बार। राज जैन, तुमको मेथड समझना है, ठीक है, समझा देंगे, बट अभी एमसीक्यू सेशन के बीच में तो मैं वो टॉपिक नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो वो टॉपिक समझाने के लिए तुमको एक काम करते हैं, मैं शाम को एक लिंक क्रिएट कर दूंगा गूगल मीट का, है ना? तो उस पर तुमको मेथड समझा देंगे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसको भी मेथड समझना होगा वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, चलेगा? और ये समझाओ एक बार क्या होता है, पूछा कर, ऑर्डर मत दिया कर मेरे को, कैसे समझा दोगे एक बार, ऐसा करने का, ठीक है। चलो, तो सेकंड का तो बी था, आगे बढ़े। डिमांड refers to the quantity of goods or services that dash are willing and able to purchase or buy in a given market at various prices in a given period of time। तो भैया डिमांड रेफर्स टू तो करेगा कौन? डिमांड कंज्यूमर ही करेगा, वाह। चलो आगे बढ़ो। डिमांड, डिमांड क्या? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू व्हाट? चलो बताओ। डिमांड ऑफ अ फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू डिजायर फॉर द कमोडिटी, नीड फॉर द कमोडिटी, क्वांटिटी quantity demanded of that commodity, या quantity of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time। बताइए। demand for a commodity refers to what? desire,
नीड, quantity demanded of that commodity, या quantity of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time. Yes, D will be the answer. Exactly. On which of the following the effective demand for a thing depends? Okay, इनमें से कौन सी चीज पे डिमांड डिपेंड करता है? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, या मींस टू बाय द कमोडिटी, मींस मतलब समझते हो ना, बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर, एंड विलिंगनेस टू यूज दोस मनी, यानी विलिंगनेस टू स्पेंड। तो सर डिमांड के लिए तीनों चीजों का होना जरूरी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। यस, ठीक है। फॉर वांट टू बिकम एन इफेक्टिव डिमांड, चलिए तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, एक सेकेंड। फॉर वांट टू बिकम एन इफेक्टिव डिमांड इट मस्ट बी बैक्ड बाय, सॉरी सॉरी ऊपर वाला नहीं है, आगे पूरा पढ़ लेना चाहिए क्वेश्चन अपन को। फॉर वांट टू बिकम एन इफेक्टिव डिमांड, अपनी वांट को डिमांड बनने के लिए, ठीक है, इट मस्ट बी बैक्ड बाय। तो याद करो तीन चीजें होती हैं, पहला डिजायर टू बाय कमोडिटी, दूसरा क्या था, बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर विच मींस एबिलिटी टू बाय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए सर? इसका आंसर होगा हमारा एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट। ओके, इट मस्ट बी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यानी एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट। ये डी लिखा तुमने टिशा, अच्छा शुभी, अच्छा अरे तुमने, अच्छा फिफ्थ वाले का डी लिखा तुम लोगों ने ऐसा? ओके ओके ओके, यस सिक्स्थ का तो ए। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is an important aspect in demand? Ability to buy the product, willingness to spend, और availability of product in the market? बताइए। yes sir, all of these are very important aspects of ये demand। ठीक है, yes, D will be the answer, सही जवाब। हर्ष का कहना है C, availability of product in the market। what? क्यों भाई? अच्छा D, ठीक है। in the context of demand the availability of money with the consumer in order to purchase the commodity is called, बताइए इसको अपन क्या बोलते? हमारे पास in the ability of the availability, sorry ability नहीं, the availability of money with the consumer in order to purchase the goods, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? परचेजिंग पावर बोलते हैं। ठीक है जी। परचेजिंग पावर रेफर्स टू, तो भाई अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द कंज्यूमर टू परचेज द टू परचेज द कमोडिटी, ए। नाउ टेंथ, परचेजिंग पावर रेफर्स टू नहीं है तो नहीं करना, ऊपर सेम वाले परचेजिंग पावर अगर हमने कहा था एक जैसे क्वेश्चन होंगे उसको अपन नहीं करेंगे। ट्वेल्थ वाला देखते हैं, अनलेस डिमांड इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, और ये भी सेम क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लिया तो कर ही लेते हैं। अनलेस डिमांड इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू पे, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू, और नथिंग कैन बी सेड। बताइए ट्वेल्थ के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? तो यस, जब तक सर हमारे पास पैसा नहीं होगा वो कमोडिटी को खरीदने के लिए, फिर चाहे हमारे मन में कितनी ही डिजायर क्यों ना हो, हमारे लिए वो डिमांड पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है, यस हर्ष राठौड़, गुड मॉर्निंग बेटा। कोई बात नहीं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, विलिंगनेस टू स्पेंड मींस, विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी नहीं, नहीं अवेलेबिलिटी ऑफ मनी तो मतलब होता है बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर होना। रेडीनेस टू यूज अवेलेबल मनी फॉर परचेजिंग अ कमोडिटी, एग्जैक्टली, पैसा है और उस पैसे को खर्च करने के लिए अगर आप रेडी हो तो अपन ऐसा बोलते हैं, रेडीनेस टू यूज अवेलेबल मनी। तो इसका आंसर क्या रहेगा 13th का? बी जी। फॉर डिमांड टू बी इफेक्टिव for demand to be effective, the commodity should be available at a certain price, at a certain place, or at a certain time, या all of the above। तो सर डिमांड को इफेक्टिव बनने के लिए वो सर्टेन प्राइस पे, सर्टेन प्लेस पे और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, अवेलेबल होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है बात? जी जी, प्रियांशी राज टिशा सही जवाब दे रहे हो आप लोग। ठीक है, डिमांड अराइजेस in respect of
सोशली डिजायरेबल गुड्स, एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग वगैरह वगैरह। हार्मफुल गुड्स, लिकर और सिगरेट। बताइए डिमांड जो है इनमें से कौन से गुड्स के लिए अराइज होती है? क्या सिर्फ सोशली डिजायरेबल गुड्स के लिए डिमांड अराइज होती है, या फिर जो ये हार्मफुल गुड्स हैं, लिखा है यहाँ पे हार्मफुल है, बट ठीक है, पता नहीं हार्मफुल होते नहीं होते, लिकर सिगरेट्स वगैरह, कि इनके लिए भी डिमांड होती है क्या बच्चों? हाँ जी सर, बोथ ए एंड बी। देखो मैंने बताया था कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सोशली या वो अपन वो नहीं देखते, एक तरह से यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एथिकली न्यूट्रल है ना, कि चाहे वो गुड्स हार्मफुल हो क्या हो गया मुझे, चाहे वो गुड्स हार्मफुल हो या क्या हो, उससे हमको मतलब नहीं होता है ना, वो चीज का हमारे लिए यूटिलिटी है तो बात खत्म। आपको क्या लगता है हार्मफुल है कि नहीं है? मैं तेरे सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करता, ठीक है। 15th का तो सी है, 16 देखते हैं। डिमांड अराइजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, सर बोथ। ठीक है, चलो यहाँ पे 17 में बोथ आ गए, चलो आगे बढ़ो। नहीं ये नहीं, ये तो एक जैसे क्वेश्चंस आ गए। हाँ 19th वाला देखते हैं। डिमांड फॉर डिमांड फॉर फाइनल कंजम्पशन अराइजेस इन हाउस होल्ड सेक्टर ओनली, गवर्नमेंट सेक्टर ओनली, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर, नाइदर हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर। चलो फाइनल कंजम्पशन क्या होता है पहले वो बता दूं मैं तुमको। फाइनल कंजम्पशन क्या होता है पहले वो सुन लो। आंसर तो कर रहे हो, अच्छी बात है। होता है क्या वो पता है तुम लोग को? फाइनल कंजम्पशन होता है बच्चों जब हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, जब हम लोग फाइनल गुड्स के ऊपर कोई खर्चा करते हैं तो उसको फाइनल कंजम्पशन कहते हैं। सर फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम लोग यूज में लेते हैं खुद की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के। भाई ऐसे गुड्स जिनको आप क्या कर पा रहे हो, डायरेक्टली कंज्यूम कर पा रहे हो, है ना, जिनका अब और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उनको अपन फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो फाइनल गुड्स का कंजम्पशन अगर आप करते हो तो उसको फाइनल कंजम्पशन बोलते हैं। तो फाइनल कंजम्पशन बच्चों कंज्यूमर भी करता है तो गवर्नमेंट भी करती है, तो इसमें यहाँ पे आएगा आपका बोथ ए एंड बी। ठीक है, मतलब सी आ जाएगा इसमें। फिनिश गुड्स, यस, रेडी टू यूज गुड्स, एग्जैक्टली। तो मेरा काम था समझाना, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करा, उसके बाद तुमको आंसर बताया। चलो, डिमांड फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है वो सुन लो। जब इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बच्चों? तो ये वो गुड्स होते हैं सर, जनरली रॉ मटेरियल वगैरह जो होता है ना, ये इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ठीक है, जनरली ये वो गुड्स है जिनका प्रोडक्शन अभी होना बाकी है, जिनका प्रोडक्शन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, इनमें अभी और वैल्यू ऐड होना बाकी है। ठीक है, इनको भी प्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये रॉ मटेरियल है, इनको फाइनल गुड्स में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो डिमांड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स अराइज इन हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंटरप्राइज ओनली, कॉर्पोरेट एंटरप्राइज ओनली, या ऑल प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो समझना, रॉ मटेरियल तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन के काम में आएगा, तो इट विल बी यूज्ड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। डी विल बी द आंसर। ठीक है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या वर्क इन प्रोग्रेस? वर्क इन प्रोग्रेस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसा बोलना जा रहा है। रॉ मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस तो आप इसमें मतलब यहाँ पे टर्म यूज मत लो, अलग टर्म हो गई बेटा, है ना। यहाँ पे अपन टाइप्स ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस को ऐसा मत बोलो, है ना। डिमांड फॉर रिसोर्सेज डिमांड फॉर रिसोर्सेज एक सेकंड बच्चों। अरे पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, रुको तो सही। ए बी क्या कर रहे हो, रुक तो जाओ, दिख रहा है इंसान खांस रहा है, सब्र है थोड़ा।
21, demand for resources and factors of production is direct demand, derived demand, irrelevant in economics and not demand at all. तो सी और डी तो है ही नहीं बच्चों। तो बताओ क्या वो डायरेक्ट डिमांड है या वो डिराइव्ड डिमांड है। अभी सुनना, पहले समझ लेते हैं सर ये दोनों चीजें होती क्या हैं। डिराइव्ड डिमांड मतलब कि ऐसी चीजें जिनकी खुद की कोई डिमांड नहीं होती, उनकी डिमांड इसीलिए है क्योंकि उनका हमको किसी काम के लिए जरूरत पड़ रहा है, उसका डिमांड हमने कहीं से डिराइव किया है, तो उनको अपन डिराइव डिमांड बोलते हैं। और डायरेक्ट डिमांड मतलब वो चीजें जिनका, जैसे समझो ये माउस है, अगर मुझे इसका कंजम्पशन करना है तो मैं इसको डायरेक्टली यूज में लूंगा, इसका डिमांड डिराइव्ड नहीं हो, डिराइव डिमांड नहीं कराएगा ये। ठीक है, तो एक दो चीज होता है आपका यहाँ पे, एक तो होता है डायरेक्ट डिमांड और एक होता है डिराइव्ड डिमांड। तो डिमांड फॉर रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं सर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीज होती है जो प्रोडक्शन के काम में आती है। अगर प्रोडक्शन करना होगा तो हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, अगर हमको प्रोडक्शन करना ही नहीं है तो हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या, बताइए। माउस का तो डिराइव डिमांड होगा, मेरे को पीसी यूज करना तो माउस का डिमांड डिराइव डिमांड कैसे होगा बेटा। माउस तो एक इंटीग्रल पार्ट है पीसी का, बिना माउस के मैं पीसी कैसे चलाऊंगा। हाँ जी, तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जरूरत क्यों पड़ा, ताकि हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इट विल बी अ डिराइव डिमांड, आपने यहाँ पे डिराइव, इनका डिमांड क्या किया है, डिराइव किया है। बाकी अगर प्रोडक्शन नहीं करना होगा तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है मेरे लिए। ठीक है। तो द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव डिमांड, सेम ही है। चलो आगे बढ़ो। तो ये तो कुछ बेसिक्स के, डिमांड के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अपन अभी बात करते हैं आगे। ठीक है कीर्ति, समझना। देखो बेटा, दो डिमांड दिया आपको, एक तो डायरेक्ट डिमांड दिया और एक डिराइव डिमांड दिया। डायरेक्ट डिमांड मींस कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज जिसको आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, जैसे समझो कोई भी कंज्यूमर गुड्स है, भाई हमको हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है तो हम वो कंज्यूमर गुड्स को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो वो डायरेक्ट गुड्स, डायरेक्ट डिमांड कहलाएगी। अभी समझना, मेरे को नेट यूज करना है, नहीं नहीं नेट यूज नहीं, डिराइव डिमांड का तुमको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे को प्रोडक्शन करना है, तो मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए कुछ कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। मुझे अगर प्रोडक्शन करना है तो मुझे कुछ कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ेगी, बिना उन कैपिटल गुड्स के मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता हूँ। तो प्रोडक्शन करने के लिए मैं कैपिटल गुड्स का यूज में ले रहा हूँ, ध्यान देना, खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं। प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कुछ फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करना, उसके लिए मैं कुछ कैपिटल गुड्स का यूज करने वाला हूँ। तो इनकी डिमांड क्या हो रही है, डिराइव हो रही है। कहाँ से डिराइव हो रही है, फ्रॉम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करना है इसलिए इनकी डिमांड है, तो इसको हम बोलेंगे डिराइव डिमांड। ठीक है, गुड मॉर्निंग टॉकिर। चलो अब बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के क्वेश्चंस के ऊपर। ये मेरे ख्याल से इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो सिमिलर होंगे, तो फटाफट इसको निकालते हैं। ठीक है, देखो, इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इंडस्ट्रियल डिमांड, मार्केट डिमांड और हाउस होल्ड डिमांड, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए, इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहा है तो इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल डिमांड में हम सिर्फ हाउस होल्ड डिमांड की बात करेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। आगे बढ़ो। यस बच्चों, सी, individual demand shows the quantities of demand for a commodity at various prices. Individual demand shows the quantities of demand for a commodity at various prices by a particular consumer. ठीक है, 25 का A। इंडस्ट्री डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, हाउस होल्ड डिमांड, मार्केट डिमांड,
इंडिविजुअल डिमांड या ऑल ऑफ दी अबव? तो सर इट विल बी मार्केट डिमांड. ओके, 26 का बी. नाउ 27, market demand is also called producer demand, individual demand, household demand या industry demand. तो it will be called industry demand. सेम चीज आ रही है तो market demand shows the quantities of demand for a commodity at various prices by the entire market. ठीक है. Market demand is the sum total of what? All quantities that producers can produce, all quantities actually sold in the market, या all quantities demanded by individual households and consumers, या all of the above. बताइए, what do we mean by market demand? शुभी, are you okay? पता नहीं मुझे, मैं सुबह तक तो ठीक था, कल तक तो ठीक था मैं. बाकी रेस्ट आई डोंट नो. यस इट विल बी इट विल बी सी, 29th का सी एग्जैक्टली. 30th स्टार्ट करते. डैश इज द सम टोटल डिमांड ऑफ ऑल. Dash is the sum total demand of all individuals in the market. Market demand is the sum total. देखते हैं शुभ है ना. इफ ऐसा ही रहा तो देखते हैं. क्या रहेगा इसका? मार्केट डिमांड रहेगा. ठीक है. 31st, A is equals to household demand and B is equals to market demand. तो देन बताओ इन सब में से कौन सा इक्वेशन सही बैठेगा? मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा भाई ना, थोड़ा गले पे जोर कम दूंगा. अरे मुझे फीवर नहीं हो रखा है तौकीर, मेरे घर में भी एक कोविड पेशेंट है, मेरे पापा को कोविड हो रखा है. यस. ठीक है. 31 का बी कि सर मार्केट डिमांड विल बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल डिमांड, यानी बी, ए इज लेस देन बी. ठीक है. चलो 32nd पढ़ना, 32 वाला. If household demand and market demand are equal in a situation, तो it means that अगर household demand और market demand equal है तो उसका मतलब क्या होगा? शुक्रिया तौकीर, शुक्रिया. There is only one producer, there is only one consumer, या both A and B. तो बेटा आपने राज आपने बोला है सी. बेटा सी कैसे होगा? बेटा डिमांड कौन करता है? राज डिमांड कौन करता है बेटा? कंज्यूमर करता है ना डिमांड. तो अगर मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज ओनली वन कंज्यूमर इन द मार्केट. उसी की डिमांड और मतलब पूरे मार्केट में भी वही है, तो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड विल बी सेम. तो डिमांड कंज्यूमर करता है ना बेटा, तो इंडिविजुअल कंज्यूमर आएगा, बोथ नहीं आएगा. क्या बातें करता है तू राज? नाउ the total demand for the product of an individual firm at various prices is known as total demand for a product of an individual firm is known as what? Industrial demand, market demand, household demand या firm demand? बताइए. firm demand. अच्छा ठीक है. राज, राज जैन और राज सोनी, ये दो अलग अलग राज. अबे पहले दो हर्ष थे, अब दो राज कहाँ से आ गए? ये कैसे हुआ? चलो हाँ जी. तो टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एट वेरियस प्राइजेस इज नोन एज फर्म डिमांड. ठीक है बच्चों? जी सर. नाउ if market demand and firm's demand are equal in a situation, it means that, बताओ किसी एक सिचुएशन में मार्केट की डिमांड और फर्म की डिमांड क्या है बच्चों? इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा?
If market demand and firms demand are equal in a situation, so it means that there is only one producer or there is only one consumer, both A and B and either A and B. ए, ठीक है. जी, ए इज द राइट आंसर बच्चों. अभी 35 को तो हटाओ, ये देखते हैं. वो पे वही बात कर रहा है वापस से फर्म और उसका. रिलेटिव. प्लीज एक्सप्लेन. 34 एक्सप्लेन प्लीज. अच्छा, 34. बेटा मार्केट डिमांड एंड फर्म डिमांड आर इक्वल इन सिचुएशन. किसी सिचुएशन में मार्केट डिमांड मतलब इट इज द सम एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, बाय ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट या ऑफ सम प्रोडक्ट्स, है ना, ऑफ सम प्रोडक्ट्स. जितने भी अलग अलग कमोडिटीज मिल रही है मार्केट में, उन सबका जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो वो सब मिलके उस उन गुड्स का कितना डिमांड कर रहे हैं, दैट इज द मार्केट डिमांड. यहाँ पे ऑफ फर्म डिमांड मतलब कि एक इंडिविजुअल कोई फर्म है तो उसके प्रोडक्ट का कितना डिमांड है टोटल मार्केट में, दैट इज द फर्म डिमांड. अब ये बोल रहा है कि फर्म डिमांड और मार्केट डिमांड इक्वल है, तो फर्म डिमांड और मार्केट डिमांड इक्वल विच मींस कि उस मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन कर रहा है और उसी के गुड्स एंड सर्विसेज को सब लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं. तो कंज्यूमर जितने भी हैं वो सभी मिलके सिर्फ एक ही गुड्स का क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं. तो विच मींस दैट के फर्म्स देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर इन द मार्केट, और कोई दूसरा प्रोड्यूसर नहीं जिससे कि मार्केट डिमांड निकलती. ठीक है राज. बता, अभी क्लियर है तेरे को. नाउ अ रिलेटिव प्राइस इज price expressed in terms of money, what you get paid for babysitting for your cousin, what the ratio of one money price to another or equal to a money price. relative price, बताइए किसके इक्वल होता है relative price. प्राइस रिलेटिव निकाला है कभी तुम लोगों ने, प्राइस रिलेटिव. अजी, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला मैं तुम लोग को बताता हूं, आप लोगों ने स्टैट्स में पढ़ा होगा शायद, कहीं पढ़ा होगा तो. P1 अपॉन P0, इसको बोलते हैं अपन प्राइस रिलेटिव. ठीक है, तो व्हाट इज ये P1 अपॉन P0. ओके, तो व्हाट इज P1 अपॉन P0 सर, इट इज द रेशियो. ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ टू प्राइजेस. तो सर इसका आंसर क्या रहेगा, सी, द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर. क्लियर है बात. चलो नाउ अब कुछ क्वेश्चंस ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ठीक है, which of the following influence most the price level in the very short run period. बताइए इनमें से क्या चीज एक शॉर्ट रन में प्राइस को अफेक्ट करती है सबसे ज्यादा. तो सर डिमांड ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट्स द मोस्ट, है ना, प्राइस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है डिमांड. एग्जांपल, अरे अब तुम रिसेंट का एग्जांपल लेके चल लो. अच्छा, प्राइस इंडेक्स में पढ़ा है तुमने हर्ष, यस यस गुड. अभी तुम रिसेंट का एग्जांपल लेके चल लो, जो नारियल पानी, खुदा की कसम कसम खा रहा हूं मैं, जो नारियल पानी आज से कुछ दिन पहले, मतलब ये 1-1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 20 रुपए का आता था, 25 रुपए का आता था, आज वो नारियल पानी 70 रुपए का आ रहा है, 70 रुपीज. सब तो हाइक देख रहे हो, और 3 गुना ज्यादा प्राइस, 3.5 टाइम्स प्राइस हो गया यार. क्यों? क्यों हुआ? अरे बिकॉज ऑफ डिमांड. डिमांड इतना भर भर कर है, क्या करें, मना भी नहीं कर सकते. मैं एक तुमको एक बार एक और चीज बताता हूँ मजेदार. मैं ना आज से 3 दिन पहले कीवी लेने गया था. मेरे पापा का प्लेटलेट्स है ना थोड़ा कम हो गया है, ये कोविड की वजह से, है ना, तो मैं कीवी लेने गया था उनके लिए. तो उस दिन मैं कीवी लेके आया एट अ प्राइस ऑफ 60 रुपीज पर यूनिट, एक कीवी का 60 रुपीज. फिर 2 दिन बाद वापस गया, ठीक है, क्योंकि खत्म हो गया. उस दिन उसने मेरे को कीवी दिया 65 रुपीज पर यूनिट. फिर मैं कल लेने गया वापस, कल मुझे उसने दिया 70 रुपीज पर यूनिट. मैंने कहा भाई साहब कर क्या रहे हो. बोले उस दिन 65 था 70 हो गया. तुम देख रहे हो डिमांड जैसे जैसे बढ़ता रहा है, क्या फटाफट फटाफट प्राइस चेंज हो रहा है. ऐसे तो 30 रुपए का आता था, 30 का आता था कीवी. ये मुझे नहीं पता था, मैंने कभी खाया नहीं था, अभी पता चला मुझे तो. खैर, तो इससे प्रूव होता है कि डिमांड इज द फैक्टर विच अफेक्ट्स द मोस्ट, है ना, जो प्राइस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सर पहले तो 25 का था, बस बस अब मत बताओ कि 25 का था, दिल दुखता है सुन के. तब लेके रख लिया होता मैंने बफर स्टॉक में तो अच्छा रहता.
देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, इनमें से कौन सा डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज है, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम वो भी है, तो आंसर है इसका नॉन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों? हाँ हर्ष बेटा, 38 का डी। नाउ 39, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एक डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है? ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है सर, इट इज द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। इनकम, इट इज द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इट इज द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। तो आंसर क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड इज नॉट द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर सकता है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सोशली डिजायरेबल वर्सेस अदर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर या इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज द फैक्टर दैट कैन अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है बच्चों? हाँ जी, सी। When a consumer prefers a commodity, when a consumer prefers a commodity due to prestige attached to it, it is known as what? अगर हमने कोई गुड्स खरीदा बिकॉज ऑफ इट्स प्रेस्टीज, उससे जो उसकी प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, उससे जो उसका एक सोशल स्टेटस जुड़ा हुआ है, उस करके हमने अगर कोई गुड्स खरीदा है, तो इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, बी 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 बी। अच्छा, ठीक है सर, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हमको दिखावा करना है यार, दिखावा, समझ रहे हो? When a consumer wants a product by seeing another person use that product, तो इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई बंदा कोई कुछ यूज कर रहा है, उसको देख के मैं भी वही यूज करने लगूं, दैट इज व्हाट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, ये भी वही रहेगा, दिखावे की चीजें। तो ये दिखावा है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज जनरली फाउंड इन रिस्पेक्ट ऑफ, कौन से गुड्स के रिस्पेक्ट में अपन को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है देखने को मिलता है? नेसेसरी गुड्स के केस में? नहीं नहीं सर, नेसेसरी गुड्स के केस में तो हम क्यों किसी को देख के कंज्यूम करेंगे? नेसेसिटी तो हम तो खुद ही अपने हिसाब से कंज्यूम कर लेंगे ना सर। नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स और क्वासी लग्जरी गुड्स, तो सर इसका आंसर लग्जरी गुड्स। ठीक है। नाउ, गुड्स कवर्ड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं सर? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बोलोगे, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज बोलोगे, या एब्सोल्यूट लग्जरी बोलोगे, या ऑल ऑफ द अबव बोलोगे? लग्जरी गुड्स लाइक रॉयल एनफील्ड। ठीक है, तो सर समझना, पहले मैं तुम दोनों इन दोनों चीजों का मीनिंग बता दूं, फिर मैं आंसर डिस्कस करना चाहूंगा तुम लोगों के साथ। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी मतलब समझना, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी मतलब अभी तक तो वो चीज मेरे लिए नेसेसिटी नहीं थी, बट जब मैंने सामने वाले को देखा कि यार वो तो इस चीज को यूज कर रहा है, उसको तो बड़ा मजा भी आ रहा है, तो उसको देख के जब मुझे लग रहा है कि मुझे भी इस चीज का डिमांड करना चाहिए, तो उसको अपन ने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोला। तो वो चीज मेरे लिए जरूरी नहीं थी अब, बट उसको जब मैंने सामने वाले को उसका कंजम्पशन करते हुए देखा, तो अब वो चीज मुझे भी क्या लग रही है? मेरे लिए जरूरी लग रही है। समझ रहे हो? तो ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी हो गई, मतलब इट वाज नॉट अ नेसेसिटी, बट आपने जब दूसरे को देखा तो ये आपकी नेसेसिटी, अब आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरी नेसेसिटी है, तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। ठीक है। और फिर एब्सोल्यूट लग्जरीज मतलब, एब्सोल्यूट लग्जरी मतलब वही वो गुड्स जो आपका सोशल स्टेटस बढ़ाते हो। ठीक है, एब्सोल्यूट लग्जरी मतलब जो सही में महंगे हो, जो इन डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन शो करें। ठीक है, तो भैया डेमोन्स्ट्रेशन फैक्ट में तो कौन सा चीज आता है? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज आती है, कि वो चीज जो आपके लिए पहले नेसेसिटी नहीं थी, बट दूसरे को देख के आपको क्या लग रही है? नेसेसिटी लग रही है, तो इट विल बी कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। ठीक है, सर का 1+। टीवी मोबाइल, वाह वाह वाह, टीवी मोबाइल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ हर्ष। जैसे आजकल जैसे दूसरों को देखो, अभी कुछ एक महीने पहले शादियों का सीजन चल रहा था, हर कोई शादी कर रहा था, हर कोई शादी। बाप रे, इतनी शादियां मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मैं तो डिप्रेशन में आ गया था, पता है तुम लोगों को, अपने आप को देख के। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था दूसरों को देख के, क्या मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए।
तो वो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी था, इट वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दूसरों को देख के ऐसा लग रहा था, बाकी ऐसा मुझे कोई नेसेसिटी नहीं है। अब ऐसा कोई पोस्ट नहीं आ रहा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसकी जरूरत तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी, ऐसा चीज। कोविड में वो भी सस्ते में हो रही थी ना। अच्छा, हर कोई नहीं कर रहा था सर। अच्छा ठीक है, तू नहीं कर रहा था ना आयुष, कोई बात नहीं, बाकी हर कोई कर रहा था, तू ऐसे मत बोल। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तुम सबकी हमदर्दी के लिए शुक्रिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बी हाई, सब बताओ इनमें से कौन सी चीज में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो रहेगा वो हाई रहेगा। वाटर के केस में वो तो नेसेसिटी है सर, राइस के केस में, प्लांट एंड मशीनरी के केस में, सेलफोन के केस में सर इट विल बी हाई इन केस ऑफ सेलफोन। डैश गुड्स, हाँ सही 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 शुभी प्लांट एंड मशीनरी के केस में कैसे होगा? तुमने डी बोला बेटा, कैसे, क्यों, वाई इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो बेटा प्रोड्यूसर गुड्स हो गए, वो तो प्रोडक्शन के काम में आएंगे, यहाँ इसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, सॉरी सी, अच्छा फिर ठीक है। नाउ डैश आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली, वो गुड्स जिनको आप साथ साथ यूज करते हो सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली। चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक जैसे क्वेश्चन बाबर नहीं करने। 48, the demand for two wheelers is likely to decrease with an increase in petrol prices because two wheelers and petrol are what, समझो क्वेश्चन पढ़ना। demand for two wheelers is likely to decrease with an increase in price of petrol, तो बताइए ये दोनों गुड्स क्या कहलाएंगे बच्चों, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताओ मुझे। 48 का तुम लोग क्या जवाब दे रहे हैं? सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तुम प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को देखो, कमोडिटीज के नाम पे मत जाओ कि पेट्रोल और ये टू व्हीलर की बात कर रहा था कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, नहीं, प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को देखो, क्या बोल रहा है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो डिमांड फॉर टू व्हीलर्स इज लाइकली टू डिक्रीज। सोचो तो सर क्या हो रहा है यहाँ पे, एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो कैसे ये क्या कैसे किधर होता है सर, तो सर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ही होता है, ठीक है। मैंने तुमको ऐसा क्यों बोला कि नाम पे मत जाना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपके साथ छेड़खानी कर देगा, क्या पता नाम उसने ऐसा दे दिया पर वहां पे क्या करे, तुमको डायरेक्ट रिलेशनशिप दे दे बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो वहां पे वो फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो गया यहाँ पे, तो ठीक है ये तो कॉम्प्लीमेंट्री ही है। बट तुम लोग कभी भी कमोडिटीज के नाम को देख के कभी रिलेशन मतलब वो उनको जज मत करना, उनका जो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है उसको देख के ही आंसर करना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूट में इनवर्स रिलेशन होता है, वो मैं मुझे पता है बच्चों, बट यहाँ पे जो गुड्स हैं ये दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। एंड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वहां पे कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, कि एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है ना, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप वहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ भी क्या से रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, तो ये कौन से गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ही हैं। बट मैंने आपको प्राइस और डिमांड पे फोकस करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि क्या पता नाम तो आपको लगे कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री, बट अगर उसने प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप उल्टा दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बस मैं आपको ये समझा रहा था। शब्दों का माया जाल, ठीक है ठीक है ठीक है, ये कौन से गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। नाउ विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर पेन, बताओ इनमें से कौन सा पेन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं, तो वीट इज नॉट, क्या फालतू क्वेश्चन था, बट मूड खराब कर दिया मेरा इसने। चलो, इफ एन इंक्रीज इन दी, अब ये वाला पढ़ना, इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टेनिस शूज, देन ब्लू जीन्स एंड टेनिस शूज आर, अब देखो ये वो वाला चीज आ गया मैं तुमको बताना चाह रहा था,
ब्लू जीन्स और टेनिस शूज, हम टेनिस शूज हमको क्या लगेगा, बोले जीन्स और शूज तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, है ना। बट यहाँ पे आपको क्या देखना है, प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को देखना है। क्या हो रहा है सर, ब्लू जीन्स का प्राइस बढ़ा और टेनिस शूज का डिमांड बढ़ गया। प्राइस बढ़ रहा है किसी और का, डिमांड बढ़ रही है किसी और की। तो भैया जब डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है प्राइस और डिमांड में, तो वो कौन से गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, सब्सटीट्यूट गुड्स रहेगा। सर 50 का डी होगा, लेकिन आंसर ए दिया है, आंसर ए दिया है तो उसको करेक्ट कर ले बेटा, इसका आंसर डी ही आएगा, एट एनी कॉस्ट, ठीक है बेटा। हाँ जी, चलो। If two goods are complements, it means that a rise in price of one commodity will lead to decrease in demand of the another commodity. Okay? तो सर ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, अपवर्ड शिफ्ट ना, राइज इन प्राइस ना, डाउनवर्ड शिफ्ट, सर डिमांड डिक्रीज होगी तो डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा, यानी बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा, तो सी इज द आंसर। ओके, 51 का सी। वंस अगेन एक्सप्लेन इट, गगना, गगना, अच्छा। कौन सा एक्सप्लेन करना बेटा, कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हो, 50th का बोल रहे हो, 51st का बोल रहे हो? गगन, कौन सा क्वेश्चन बेटा, 50th या 51st? चलो तुम बताना, जब तक आगे वाला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं ना। देखो, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट विल, मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ द अदर प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ो, सेम क्वेश्चन था ये तो। अब ये 53 नहीं करेंगे, सेम ही है उस जैसा ही है। 54 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन सारे ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री के। अपन दूसरा अब कॉम्प्लीमेंट्री से आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। सब्स्टिट्यूट पे आते हैं, ये रहा 57 से 50 वाला। ओके, 50 वाला एक्सप्लेन करना है बेटा। देखो बेटा क्या हुआ यहाँ पे 50 वाले में, कि ब्लू जीन्स का प्राइस बढ़ा, और वो जीन्स का प्राइस बढ़ने से शूज का डिमांड क्या हो गया, वो भी बढ़ गया। तो दोनों की दोनों चीजें बढ़ रही हैं, है ना। और हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कि व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट, अगर, सॉरी, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस और डिमांड में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। तो सब ये दोनों के बीच में क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कंक्लूड कि ये क्या है, दोनों की दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। if there is a relation between price and demand means then it is, बेटा if there is direct relationship, कौन सा, if there is direct relationship between price and demand, then we can conclude that they are substitute. And if there is an inverse relation, if there is an inverse relation between price and demand, तो वो complementary होंगे, ठीक है। चलो 57 की बात कर रहे थे ना। डैश आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, तो सर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। हाँ जी सर। 59th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट, बताओ कौन सा इनमें सब्स्टिट्यूट गुड्स है, टी एंड कॉफी। चलो आगे बढ़ो, बेकार चीज थी, मजा नहीं आया क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉफी और मिल्क, डायमंड एंड काऊ, पेन एंड इंक, मस्टर्ड ऑयल एंड कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड एंड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, ये होने चाहिए सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉफी और मिल्क तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा आई गेस, है ना। चलो, क्या मैंने सही जवाब दिया बच्चों? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फिर से वही एग्जांपल वगैरह दूसरे पे आते हैं। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, तो समझो सब्सिडी गुड से एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्यों, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। तो सर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट विल कॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर प्रोडक्ट, ठीक है। हर्ष श्रीवास्तव बोल रहा नो सर, क्या नो सर, किस चीज का नो सर?
नाउ 63, in case of complementary goods, decrease in price of a product will, कॉम्प्लीमेंट्री गुड से फिर आ गया यार, ये तो कोई बात नहीं। एक प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हुआ तो दूसरे प्रोडक्ट का क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा यार, इंक्रीज द डिमांड। चलो सेम क्वेश्चन। मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल बोथ हैव डिफरेंट यूजेस। अच्छा, तो क्या करूं, मतलब समझ। अच्छा, बोथ हैव डिफरेंट यूजेस। हम्म, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल बोथ हैव डिफरेंट यूजेस, तो यू मीन टू से कि दोनों के दोनों दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट गुड्स। यार देख, सब्स्टिट्यूट तो है, क्योंकि ऑयल है तो ऑयल सेम प्रजाति के हैं तो सब्स्टिट्यूट ही रहेंगे। यू कांट कुक विद कोकोनट ऑयल, आई कांट कुक विद कोकोनट ऑयल, ओके, बट आई कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल ऑन माई स्किन, ऑन माई हेयर्स, एंड आई कैन अप्लाई मस्टर्ड ऑयल ऑन माई स्किन एंड ऑन माई हेयर्स ऑल्सो। मैं नहीं करता, मतलब कुछ लोग करते हैं तो इसलिए मुझे पता है, बट होगा सब्स्टिट्यूट ही, ठीक है। बिकॉज बोथ आर ऑयल। वाओ सर, व्हाट वाओ, मेरे नाना जी लगाते थे मस्टर्ड ऑयल, मजाक नहीं कर रहा, समझता है तू, तू नहीं समझता। यार ये 60 का क्यों क्या बोल रहा है राज सोनी, बता तो दिया 60 क्यों क्यों क्यों, बता दिया ना, अब क्या क्यों। 60 क्वेश्चन में बी ऑप्शन का क्या मतलब है, 60 क्वेश्चन में बी ऑप्शन का क्या मतलब है, 60 क्वेश्चन में बी ऑप्शन का क्या मतलब है। अबे डायमंड एंड खाओ, अबे डायमंड एंड खाओ सब्स्टिट्यूट गुड्स है क्या, कैसी बातें कर रहा है, इसका मतलब क्या बताऊं मैं तुझे, नशा वशा कर लिया क्या बेटा। डॉक्टर ऑर्थो भी सेम होगा, फिर डॉक्टर ऑर्थो का भी कोई ऑयल आता है क्या, मुझे पता नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है अभी तू, पुलिस लगाती है लट पर। सही बात है शोएब। तो राज, चलो आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। इफ एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, द प्राइस ऑफ एक्स एंड द डिमांड ऑफ वाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। चलो आगे बढ़ो रे यार, सेम सेम क्वेश्चन नहीं करने बार बार। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इंक्रीजेस रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, देखो हाँ ये वाला देखते हैं 66 वाला। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए increases relative to the price of substitute B and C, the demand for what, क्या हुआ ये, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, if price of product A, अच्छा A का प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, A का प्राइस इंक्रीज हुआ है, और जो B और C है ना वो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो उनका डिमांड क्या होगा सर, उनका डिमांड भी इंक्रीज होगा देन। हाँ हाँ ठीक है, चलो। yes yes, it will be C. Now if the price of Pepsi, 10 रुपए की पेप्सी, राज सोनी सेक्सी, if the price of Pepsi decreases, price of Pepsi decreases relative to the price of Coke and 7 up, the demand for, पेप्सी का प्राइस हुआ डिक्रीज, तो कोक और 7 अप की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। तो सर पेप्सी कोक 7 अप ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो इफ प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस तो कोक और 7 अप का डिमांड विल डिक्रीज, है ना, देयर डिमांड विल डिक्रीज। चलो डी, अरे सी क्यों लिख रहे हो, डिमांड पूछा है डिमांड, सी क्यों लिख रहे हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, अगर एक का प्राइस डिक्रीज होगा तो दूसरे का डिमांड भी तो डिक्रीज होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, सी सी क्यों लिख रहे हो, पागल हो गए हो क्या। नाउ 68, if tea and coffee are substitutes, a fall in price of tea leads to what, ठीक है। अब नीचे चार ऑप्शन दिए, फिर बताना इन चार में से कौन कौन से सही है, सारा पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, टी का प्राइस गिर गया, नाउ तो व्हाट विल इट कॉज, राइज इन द डिमांड फॉर टी, ओके नहीं इट विल नॉट हैपन, फॉल इन द सप्लाई ऑफ कॉफी, ना,
फॉल इन द डिमांड फॉर कॉफी। सर ऑब्वियस सी बात है, प्राइस गिरा चाय का तो डिमांड गिरेगा किसका, कॉफी का, तो इट विल हैपन। एंड राइज इन द सप्लाई ऑफ टी, बताओ, देयर विल बी अ राइज इन द सप्लाई ऑफ टी, यस और नो? No sir, there will be no rise in supply of tea, but sir there will be a fall, sorry, there will be a rise in the demand for tea as well. Okay, अभी प्राइस गिरा टी का, तो टी का प्राइस गिरा तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो टी का डिमांड बढ़ेगा पर, और कॉफी का डिमांड घट जाएगा। ठीक है, तो योर आंसर विल बी फर्स्ट एंड द थर्ड वन। तो फर्स्ट एंड थर्ड किधर आ रहे, बी, तो बी इज द आंसर। ठीक है, यस बी इज द करेक्ट आंसर। तौकीर बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। तौकीर, दिमाग का टी कॉफी हो गया। अरे समझ, चाय का प्राइस गिरा तो चाय की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो चाय की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी ना, तो वही तो बोल रहा है। if x and y are substitute goods, if there is an increase in price of x, then there will be an increase in demand of y। तो increase in demand of y कहीं लिखा है क्या, देखते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। डिमांड ऑफ x will decrease and demand of y will increase, ऐसा होगा क्या? if, वापस पढ़ना, if there is an increase in price of x, तो x का डिमांड घटेगा और y का डिमांड बढ़ेगा। हाँ जी सर, तो आंसर विल बी ई। डी भी हो सकता है, नहीं डी, डी टॉकिट डी किसका हो सकता है बेटा, डी कैसे होगा यार, नहीं नहीं नहीं। नाउ नेक्स्ट, ये सारे एक जैसे ही हैं। 71 करते हैं। इन विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल टू प्रोड्यूसर्स ट्राई टू सेल आउट देयर इन्वेंट्रीज, बताओ इनमें से कौन सा एक जो बिजनेस साइकिल का फेज होता है जिसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना इन्वेंट्री यानी अपना स्टॉक बेचना चाहते हैं, रिसेशन में, प्रोस्पेरिटी में, बूम में, या रिकवरी में? मतलब कम से कम प्राइस पे भी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहेंगे, बताओ कौन सी चीज, कौन से फेज में ऐसा होता है? ये राज्य मैं तेरे को है ना मार मुरा दूंगा, सही बता रहा हूँ तुझे। प्रोस्पेरिटी, आंसर विल बी ए, यस रिसेशन में ऐसा होता है एग्जैक्टली exactly। कि कम से कम प्राइस में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि रिसेशन के अंदर प्राइस लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं होती, तो उस समय प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी क्वांटिटी कितने ही कम प्राइस पे हो पर बिक जरूर जाए। Why there is not rise in supply of tea? Why there is not rise in supply of tea? गगन, इफ आपने पढ़ा होगा बेटा, प्राइस और सप्लाई जो होते हैं ना, क्वांटिटी सप्लाई, उनके बीच में बेटा वो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, तो इसलिए अपन यहाँ पे सप्लाई की बात नहीं कर रहे। ठीक है, नाउ 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सी कही हुई बात सही नहीं है? The decision to purchase is always influenced by the income constraint. Okay. सही है ये तो, इनकम जैसा होगा उसी अकॉर्डिंग डिमांड करेंगे। Selection of one of products and services are based on opportunity cost. कांट से बाकी ऑप्शंस कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है, consumers measure their opportunity cost in terms of the price they pay for the products and services they forego. एग्जैक्टली ऐसा हम करते हैं, बिल्कुल ये तो होता है। डिसीजन टू परचेज इज नेवर इन्फ्लुएंस्ड और कंसर्न विद द इनकम कॉन्स्ट्रेंट, ऐसा तो होता ही नहीं है सर। ये जो दे रखा है ना ये गलत दे रखा है। हमारा जो भी हमको डिमांड करना है, हमको जो भी चीज परचेज करनी है, इट इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल। अरे जितना पैसा होगा उस अकॉर्डिंग डिमांड करूंगा। ठीक है, तो डी इज द आंसर। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है 73, देखो, What effect does an increase in the price of a product? समझो किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, तो किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से उस प्रोडक्ट की
परचेजिंग पावर पे क्या असर पड़ेगा, मतलब वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पे क्या असर पड़ेगा। तो समझो सर, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है ना, तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुमको एक कीवी का एग्जांपल दिया, मैं लेके गया मान लो 120 रुपया सिर्फ, मुझे उसने बताया था 60 रुपए की पहले लेकर आया था, अब 60 के अकॉर्डिंग मैं तो 120 रुपए लेके गया, तो 120 में 2 यूनिट्स आनी चाहिए थी, पर अब उसका प्राइस कितना हो गया, 65 हो गया, तो 120 में सिर्फ एक यूनिट आ पा रही है। तो मेरी जो परचेजिंग पावर थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस। यस सर, यस सर, इट विल डिक्रीज, यस शुभी, इट विल डिक्रीज। मैं तो बस थोड़ा समझाने बैठ गया था। 74, the demand for a commodity also depends upon the money income of the household. This statement is true? Yes sir, this statement is true. जितना इनकम आएगा घर में उसी अकॉर्डिंग तो खर्चा करेंगे। The demand for a commodity depends only upon the money income of the household. Only? नहीं नहीं सर, only तो नहीं सर, false. Not only. इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उस पर डिमांड डिपेंड करती है सर, नॉट ओनली ऑन इनकम। ठीक है, सर इन केस यहाँ सप्लाई होता तो, कौन से क्वेश्चन में शुभी, सॉरी, कौन से क्वेश्चन में, 74 या 75, अच्छा 74 वाले में, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द, यानी यू मीन टू से द सप्लाई फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मनी इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। सप्लाई के केस में, सप्लाई के केस में अपन देखते हैं कि इनकम के साथ कोई रिलेशन ही नहीं होता है, अगर आप ने पढ़ा हो तो। ठीक है, तो वहां पे दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ठीक है, now if demand, now 76, if demand decreases with an increase in money income of consumer, such goods are called, कौन से गुड्स हैं ये, इंफीरियर गुड्स हैं ये। ठीक है, कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है पर उस कमोडिटी की डिमांड गिर रही है, तो इन नेगेटिव इनकम इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, गिफ्ट गुड्स में, हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट गिफ्ट गुड्स में, और इंफीरियर गुड्स में आपको देखने को मिलता है नेगेटिव। ठीक है, यस 76 का भी, गिफ्ट गुड्स आर inferior goods, but they are special kind of inferior goods we can say, जो बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, inferior goods are also called giffen goods, मार्शलियन गुड्स, हिक्स एंड एलन गुड्स, या नॉर्मल गुड्स, बताइए क्या लगता है, 76 78 का क्या होना चाहिए। हाँ जी बताओ। inferior goods are also called normal goods, अरे ए हर्ष, डी और ए कैसे होगा, ऐसे कैसे डी और ए होगा, नॉर्मल गुड्स लिखा है डी में, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स, ध्यान सुन, जिनमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, which shows inverse relationship between price and quantity demanded, but in case of inferior goods आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मे बी वहां पे आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल जाए, तो आप इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स को सेम तो बता ही नहीं सकते बेटा, कभी नहीं बता सकते, किसी भी कीमत पे नहीं बता सकते, गलत हो जाएगा। तो इसमें जाएगा आपका सिर्फ गिफन गुड्स। ओके, हाँ जी, ए, यस ए इज द आंसर। मैं सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहा था इसलिए मैंने रोका था, पर तुमने तो हर्ष बेटा क्या ही जवाब दिया, नॉर्मल गुड्स, मारूंगा तेरे को। नाउ द गिफन इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, मैंने एंड नहीं और कहा था, अच्छा और, तो क्यों कहा था और, है वही, तो और भी कहा सर जी, हाँ बोलो हर्ष, द गिफन इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स, कंफ्यूजन में था, अभी क्लियर हो गया कंफ्यूजन, was observed in case of, बताओ गिफन इफेक्ट आपको इनमें से कौन से गुड्स में देखने को मिलेगा, राइस एंड व्हीट में, व्हीट एंड मीट में, ब्रेड एंड मीट में, या ब्रेड एंड राइस में।
The given effect in respect of inferior goods was observed in case of rice and wheat and meat, bread and meat या bread and rice. Given effect. ये जो ब्रेड है ना, ये एक तरह का इंफीरियर गुड्स माना जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, बट सुनना ध्यान से मेरी बात को। ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड, ये एक तरह का गिवन गुड्स, सॉरी इंफीरियर गुड्स माना जाता है। क्योंकि कैसे माना जाता है बताता हूँ मैं तुमको। जब आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी पढ़ा होगा क्लासेस में, तुम जब 9th 10th क्लास में रहे होगे, सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा, तो तुम लोग को पता होगा जब रिसेशन का टाइम था, डिप्रेशन का टाइम था, तो तभी वहां के लोग ब्रेड को कंज्यूम क्या करते थे। ठीक है, तो जो ब्रेड होता है ना, एक तरह का इंफीरियर गुड्स होता है। तो पहली बात तो ना तो ए है ना बी है ना। तो जो बच्चे ए बी बोल रहे थे वो मैं क्लियर कर देता हूँ। नाउ मीट एंड राइस के बीच में अपन को चॉइस करने का है। यार मीट एंड राइस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मीट अभी देखा जाए ना, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ तुमको। राइस तो क्या है, अपन नॉर्मली भी कंज्यूम करते हैं। मीट ऑल्दो अभी महंगा आ रहा है, सुनना मेरी बात, मीट ऑल्दो अभी महंगा आ रहा है, बट मीट जो होता है ना, वो मतलब उसको यार क्या है ना, एक तरीके से जो फ्लैश होता था ना, तो उसको एक तरीके से ये इंफीरियर गुड्स का ही पार्ट माना जाता था। उसको एक तरीके से इंफीरियर गुड्स का ही पार्ट माना जाता था। तुम प्राइस से जज मत करो, अभी इसका प्राइस मानता हूं मैं ज्यादा है, बट इसको एक तरीके से इंफीरियर गुड्स का ही पार्ट माना जाता था, इसको अपने रेगुलर मील्स का पार्ट नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी, दैट इज ब्रेड एंड मीट। ओके, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है आंसर मैं जानता हूं, बट इट विल बी सी। राइस व्हीट ये नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, राइस व्हीट ये नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। वो भी बंद हो जाएगा 10 के बाद। क्या बंद हो जाएगा 10 के बाद है तो क्या बंद हो जाएगा, समझा नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी। ठीक है, अरे जब राइस ही होगा तो मीट कैसे खाएंगे, वाह। देखो, एज इनकम लेवल्स इंक्रीजेस, सर प्रोफेसर गिफिन ने इंफीरियर गुड्स को ब्रेड एंड मीट से ही एक्सप्लेन किया था। अच्छा राजेन, नाइस। राजेन ने बहुत अच्छी बात बोली बच्चों यहाँ पे, कि जो प्रोफेसर गिफिन थे, जिनके नाम पे गिफिन गुड्स पढ़े, उन्होंने जो इंफीरियर गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स को ब्रेड एंड मीट से ही एक्सप्लेन किया था। हाँ तो वही कि ब्रेड और मीट में आपको बता रहा ना। अरे पर सुनने में क्या है ना बच्चे, सुन, अगर मैंने ऐसा बोला ना मीट एक इंफीरियर गुड्स है, तो ऐसा सुनने में लगता है बोले मीट जो इतना महंगा आता है वो इंफीरियर गुड्स, तो थोड़ा अलग लगता है। बट जो इंफीरियर गुड्स है उसमें अपना ब्रेड एंड मीट ही आता है। ये व्हीट राइस ये सब नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था। अच्छा तो ओके ठीक है। नाउ 8th, as income level increases, the demand for goods satisfying necessity of life will be dash to increase in income। बताइए, जैसे जैसे इनकम लेवल इंक्रीज होता है, तो जो गुड्स हैं, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, ठीक है, उनकी डिमांड में क्या चेंज आएगा जब इनकम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो बताओ, क्या दे विल बी लेस प्रोपोर्शनेट, लेस देन प्रोपोर्शनेट, मोर देन प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनल, नथिंग कैन बी सेड। तो बेटा यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनेट। ठीक है, बी और ए क्यों आएगा यार, लेस देन प्रोपोर्शनेट, यू मीन टू से लेस देन प्रोपोर्शनेट। एक सेकेंड, इनकम लेवल इंक्रीजेस सो डिमांड फॉर दीज गुड्स। वैसे एक सेकेंड, इस पे मुझे वापस कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें मैं दो तीन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहूंगा यहाँ पे, कोई भी आंसर देने से पहले। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो होते हैं बच्चों, इनका जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है वो होता है इन इलास्टिक। ठीक है, डिमांड, बट अगर अपन इनका इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी तो इन इलास्टिक होता है, इनका अगर अपन इनकम इलास्टिसिटी चेक करते हैं कि इनकम में चेंज आने से इन गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आता है, तो इनकम इलास्टिसिटी में भी जो हमारे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ना, इनका जो इलास्टिसिटी आता है वो यूनिटरी इलास्टिक आता है। कैसा आता है, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक या लेस इलास्टिक ही आता है। एक सेकेंड, लग्जरी गुड्स का तो हाईली इलास्टिक आता है,
और इंफीरियर गुड्स के केस में इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर देखो, मोर देन प्रोपोर्शनेट तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इट कैन बी लेस देन प्रोपोर्शनेट और इट कैन बी प्रोपोर्शनेट। डी और बी तो नहीं होगा। एक सेकेंड, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, अगर मेरा इनकम लेवल बढ़ेगा तो जो नेसेसिटीज हैं, ऑब्वियस सी बात है मैं उनके ऊपर खर्चा अपना बढ़ाना चाहूंगा थोड़ा बहुत, जितना बढ़ना चाहिए। तो बेटा इसका आंसर होगा प्रोपोर्शनेट। सी, सी विल बी द आंसर। सी विल बी द आंसर हर्ष। ए, लेस देन प्रोपोर्शनेट, कि जितना इनकम बढ़ा उतना नहीं बढ़ाएंगे पर बढ़ाएंगे जरूर, है ना। लेस देन प्रोपोर्शनेट का मतलब ये हुआ। इसको चलो अपन थोड़ा लिख के समझते हैं यार, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। मान लेते हैं हमारा इनकम 100 रुपीज से बढ़ा, तो नेसेसिटीज के प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होगा कि अगर 100 रुपीज से इनकम बढ़ा है तो 100 रुपीज से मेरा एक्सपेंडिचर ये नेसेसिटीज के ऊपर बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होगा, है ना। यानी कि मतलब जितना परसेंट इंक्रीमेंट मेरा इनकम में आया है उतना ही परसेंट इंक्रीमेंट मेरा नेसेसिटीज गुड्स में भी आएगा। इसका मतलब प्रोपोर्शनेट हुआ। लेस देन प्रोपोर्शनेट मतलब कि अगर इनकम इंक्रीज हुआ 100% से और मेरा डिमांड उसके लिए सिर्फ बढ़ा 50%, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज लेस देन प्रोपोर्शनेट। यानी इनकम 100 रुपए से बढ़ा तो मैंने इसके 50 रुपए से अपना खर्चा बढ़ा दिया, यही चीज हुई ना। यस। हेलो, क्या हुआ शोएब, वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ तो रही है। तो बेटा यहाँ पे इसका आंसर आएगा ए। यस यस यस, इसका आंसर आएगा ए। प्रोपोर्शनेट में तो इक्वल इक्वल इंक्रीमेंट आ जाएगा। यस, सही है। प्रोपोर्शनेट में तो इक्वल इक्वल इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो दिस इसका आंसर रहेगा ए, लेस देन प्रोपोर्शनेट। यस कीर्ति। हाँ, चलो नेक्स्ट। इफ इनकम लेवल इंक्रीजेस and the demand for goods also increases by less than proportionate, तो such goods will be necessary goods। ये तो ऊपर वाले हो गया, less than proportionate तो necessary goods है। ठीक है। yes, if income level increases and the demand for goods increases by more than proportionate, so it will be luxury goods। ठीक है। NESS, नेस, क्या नेस, क्या लिख रहा है राज, समझा नहीं मैं। as income level increase beyond a certain extent, the propensity to consume, इनकम लेवल एक हमारा एक्सटेंड के बाद और बढ़ जाए तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है सर? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल फॉल, इट विल रिड्यूस, इट विल रिड्यूस, क्योंकि वहां पे हमारा फिर सेविंग का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। ठीक है। 83 का रहेगा ए। यस, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब समझते हो कि आउट ऑफ द इनकम आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो। तो एक स्पेसिफाइड लेवल के बाद अगर हमारा इनकम लेवल बढ़ता है ना बच्चों, तो उसके बाद हमारा कंजम्पशन उस रेट से बढ़ना बंद कर देता है। मतलब हमारा इनकम लेवल फिर इतना हाई रेट पे नहीं बढ़ता है, मतलब इनकम के हमारा कंजम्पशन लेवल इतना हाई लेवल पे नहीं बढ़ता है, वहां फिर हमारा सेविंग्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। 84, generally larger size of population of a country, of a region or a region implies dash for all commodities higher demand. In case of unequal distribution of income in the country, the propensity to consume will be dash and demand for consumer goods will be dash। okay, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। 85 में बच्चों ध्यान देना। ठीक है। क्या बोलता है कि सर इन केस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम लेवल सबका अलग अलग है, द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, तो विल बी व्हाट, तो इट विल बी हाई और लो। सर अगर सभी का इनकम लेवल अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कोई लोग ज्यादा अर्न करेंगे कोई लोग कम अर्न करेंगे। तो यहाँ पे इन दिस केस मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकम लेवल जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना वो हाई रहेगा। ठीक है। फिर सर 80 देखो ना, 80 देखा देखा ना 80, अभी इतना एक्सप्लेन, तभी तो इतना टाइम लेके मैंने उसको एक्सप्लेन करा। 80 में बेटा लेस देन प्रोपोर्शनेट आएगा। ठीक है। अगर आंसर पीछे कुछ और दे रखा तो उसको सही कर ले। ठीक है? इसलिए 80 के ऊपर ऑलरेडी मैंने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किया। ठीक है।
सी होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट कैसे होगा बेटा? देख, जब भी कंज्यूमर का इनकम लेवल बढ़ता है ना, तो वो अपनी नेसेसिटीज तो पूरी कर लेता है। नेसेसिटी के बाद उसकी चीज, उसकी पता है क्या थॉट रहता है? कि अब मैं उन गुड्स का कंजम्पशन करूं ज्यादा से ज्यादा जो लग्जरी में आते हैं। हम कभी भी इनकम लेवल बढ़ने पे हमारी नेसेसिटीज का कंजम्पशन कभी नहीं बढ़ाते। उनका कंजम्पशन उतना होता है जितना पहले कर रहे थे यार, नेसेसिटीज हैं। ज्यादा कैसे कर लो कंजम्पशन, जितना चाहिए उतना ही करेगा ना कंजम्पशन। तो उसके बाद भी अगर इनकम लेवल बचता है तो उसका पता है हम क्या करते हैं, हमारी जो खुद की जो लग्जरीज होती है ना, हम उसके ऊपर उसको स्पेंड करते हैं। आई बात समझ में? समझ, मैं पहले से ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। जहां मैं पहले ऐसी एरे गहरे दुकानों से शॉपिंग कर लिया करता था, या क्लोथिंग्स की बात कर लेते हैं, ऐसे किसी भी एरे गहरे शॉप से कपड़े खरीद लेता था। बट अगर मेरा इनकम लेवल बढ़ेगा ना, तो कपड़े तो अभी भी खरीदूंगा, बट मे भी शायद ब्रांडेड शॉप से खरीदना चाहूंगा, क्योंकि मेरा इनकम लेवल बढ़ गया है। तो वहां मैं लग्जरी की तरफ मूव कर रहा हूँ बेटा। तो इसलिए लेस देन प्रपोज हमने उसका लिखा है, ठीक है। और उसी चीज को प्रूफ करने के लिए आप देख सकते हो नीचे फिर क्या भी रहा है कि जब लेस देन प्रोपोर्शनेट रहता है तो यहाँ पे कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं? नेसेसरी गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है आयुष? सर स्पाइरल कौन सा पेज है, कौन सा पेज है ये बेटा? 118। हाँ जी, चलिए। तो हम बात कर रहे थे 85 की। 85 85 85 ये रहा। तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड बच्चों। 118। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहेगा और कंज्यूमर गुड्स का डिमांड क्या रहेगा? कंज्यूमर गुड्स का डिमांड इन केस ऑफ दिस, देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक तो लग्जरी गुड्स का डिमांड हाई रहता है, नॉर्मल गुड्स का डिमांड कम रहता है। कंज्यूमर गुड्स बोला इसने, तो ठीक है, इट विल बी हाई। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का डिमांड इट विल बी हाई, ठीक है। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का बात करें, तो कुछ लोगों का इनकम लेवल हाई है तो उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगा, और कुछ लोगों का इनकम लेवल कम है तो उनका एमपीसी, इसको ऐसे नहीं है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता तो क्या होता है वहां पे? सभी का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम रहता। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक्सप्लेन मानना वापस, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वापस एक्सप्लेन मारूं, बताता हूँ। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब बेटा समझ, तू 100 रुपए कमा रहा है, तो 100 रुपए में से तू मान ले 40 रुपए खर्च कर रहा है, 60 रुपए तू सेव कर रहा है। तो ये जो 40 रुपए तूने खर्च करे ना, आउट ऑफ 100 रुपीज, तो 40/100, यानी 0.4 जो तो हिस्सा है वो क्या करता है, अपनी इनकम का खर्च करता है, 0.6 हिस्सा तू सेव करता है। तो जो 0.4 है ना, इसको अपन बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज द प्रोपोर्शन कि आउट ऑफ योर टोटल इनकम तुम कितना पैसा खर्च करते हो, एंड प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब आउट ऑफ योर टोटल इनकम तुम कितना हिस्सा सेव करते हो, ठीक है, ऐसा। पहले 85 पढ़ लें आयुष। हाई रहता सर बट इसमें लो रहेगा, हाई रहता सर बट इसमें लो रहेगा, ओके। ठीक है, चलो तो देखो, कंज्यूमर गुड्स का डिमांड तो हाई रहने वाला है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइदर द आंसर विल बी बी और सी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो लो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज्यादा है, विच मींस लोग जो है खर्चा ज्यादा करना चाह रहे हैं, खर्चा ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी हाई, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बी। इसको अपन ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स का डिमांड ज्यादा है, विच मींस लोग जो है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। अभी खर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनका कंजम्पशन हाई। आप ऐसे इसको लिंक कर सकते हो। चलो, नाउ 86। if the consumer expects an increase in price of the product in the future, मुझे ऐसा लगता है कि इस कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, तो करंट डिमांड क्या हो जाएगी? इट विल बी हाई, ठीक है। हाँ जी सर। कोई बात नहीं राज, उसको सही कर लेना, ठीक है।
लोअर और हायर। एक काम करो, ये 85 को तुम सर्किल करके रखो, आई विल चेक इट लेटर। ठीक है, मैं इसका क्लैरिफिकेशन तुम लोग को दे दूंगा, ग्रुप में तुम लोग को बता दूंगा। ठीक है, ये मुझे इस पे थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, 85 को तुम लोग सर्किल कर लो। ठीक है, इसका जो भी कंफ्यूजन रहेगा आई विल सॉल्व। दो आयुष, दो राज, दो हर्ष, सही है यार। ऋषा, मैंने कहा ना 85 का मैं आपको एक्सप्लेनेशन अलग से बता दूंगा बाद में। ठीक है, अभी उसको सर्किल करके रख दो। नाउ 87, if the consumer expects a decrease in price of the product in the future, its current demand will be low. चलो, demand is affected by well weather condition and seasonal aspects also. This statement is true. हाँ, true. Demand for air conditioner, water cooler, refrigerator show an increase during summer. चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अब है अपने पास कौन से क्वेश्चन? थ्योरी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन। तो अभी तो किसके क्वेश्चन थे भैया? ये थ्योरी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन नहीं थे क्या? हाँ, चलो पहला क्वेश्चन किधर है, ये रहा। डिमांड शेड्यूल शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। चलो, इन अ टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज डायरेक्टली और वेरीज इनवर्सली। तो सर इनवर्सली वेरी करता है, इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है ना? चलो, डैश इंडिकेट्स द चेंज इन कंज्यूमर्स परचेजिंग हैबिट्स डिपेंडिंग ऑन द प्राइस वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बताओ, पीपीसी, पीपी या टोटल? सर डिमांड शेड्यूल। A demand curve shows quantity demanded for a product at various level of income. No. Quantity demanded for a product at various level of price product. Yes sir. A demand curve deals with one product at a time, two products at a time, many products at a time, or none of the above. Demand curves deal with one product at a time. ठीक है सर। 85 क्वेश्चन शायद फैक्टर ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, आई विल चेक दैट कीर्ति, डोंट वरी। एंड उसका एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, तुम्हारे रिस्पेक्टिव ग्रुप में तुम लोग को मिल जाएगा। नाउ 12th, if regardless of changes in its price the quantity demanded of a product is unchanged then demand curve for that product will be। देखो क्या बोल रहा है सर, प्राइस में चेंज आ रहा हो नहीं आ रहा हो, बट क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रोडक्ट का क्या रहे, अनचेंज रहे। क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ऐसा है, तो ये कर्व कैसा बन रहा है सर? दिस कर्व इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टिकल बोलते हैं ना? हाँ वर्टिकल, इसको वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल तो यूं होता है। इफ एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस देन द डिमांड कर्व फॉर दैट प्रोडक्ट विल बी। इफ एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस मतलब प्राइस सेम है, क्वांटिटी कुछ भी डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कर्व बन रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। व्हाट इज द अदर नेम टू द डिमांड कर्व? डिमांड कर्व को दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो याद करो, एवरेज, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू द डिमांड कर्व, है ना? एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू डिमांड कर्व। हाँ जी सर। आगे देखो 15th, व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू बी एवरेज रेवेन्यू कर्व? डिमांड कर्व। चलो फालतू चीज था ये तो। व्हाई इज द डिमांड कर्व otherwise known as average revenue curve? क्यों? Reason being, sir, price paid for each unit by the consumer is the average revenue per unit of the seller. Okay, price paid for each unit by the consumer is the total revenue? No. Sir, price paid by consumer is equal to the seller's willingness to sell the product. सर इसका आंसर है पहला वाला, प्राइस पेड फॉर ईच यूनिट बाय द कंज्यूमर इज एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द सेलर्स। ठीक है, क्लास और कितने टाइम तक चलेगी? ऐ तो शांति रखना। अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं? अभी कुल मिला के 60-70 क्वेश्चन हुए हैं, 100 तक करते हैं, फिर कल भी रखेंगे। अब सुनो, ये वीक में रोज रहेगा एमसीक्यू सेशन, क्योंकि एक दिन में सारे के सारे एमसीक्यूज कराना मेरे लिए मतलब फीसेबल नहीं है। इतना सारा ऐसा एमसीक्यूज है ना, तो बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, तो एक एक दिन तो मैं कर नहीं सकता। एंड लास्ट वीक तो थोड़ा शेड्यूल सेट नहीं हुआ था, तो भी ऐसा है कि रोज तुम लोग का एमसीक्यू क्लास होगा। एंड आई विल ट्राई टू कीप इट एट एज अर्ली एज पॉसिबल,
है ना, जितना जल्दी हो सकेगा सुबह के सुबह मैं इसको रखने का कोशिश करूंगा। तो अर्ली मॉर्निंग रहेगा क्लास या लेट इवनिंग रहेगा तुम लोग का क्लास। एमसीक्यू का रोज क्लास होगा और इट विल बी ऑफ 1 आवर ईच डे। तो रोज रोज कुछ थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू अपन करते चलेंगे, ठीक है। हाँ, रोज रखो 10 से 1। अच्छा, 3 घंटे में अवेलेबल हूँ रोज, है ना। और कोई लेनी नहीं है मुझे, तो एक तुम्हारी तो क्लास है जो लेनी है ना। इसके तो दूसरा काम धंधा करता ही नहीं हूँ मैं। एक एक यूनिट का क्लास ले लो, हाँ बेटा, ये सभी एक एक यूनिट का क्लास ले लो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट मेजर्स, बताइए। टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पता है ना क्या होता, जो होता डिमांड कर्व। तो इट मेजर्स द टोटल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। इट मेजर्स द टोटल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, ध्यान रखना आप लोग। आपके बायो में अवेलेबल का मतलब कुछ और समझ लिया होगा। मेरे बायो में अवेलेबल का मतलब, मेरे बायो में अवेलेबल कहाँ लिखा है, कहीं लिखा ही नहीं है मैंने कहीं। चलो, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, द डिमांड कर्व विल बी, if marginal utility remains constant, the demand curve will be concave, convex, or sir it will be straight line. Okay, it will be straight line. In a demand curve the horizontal axis will be horizontal, horizontal कौन सा होता है यार, x axis। तो x axis पे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, यस। इन अ डिमांड कर्व द वर्टिकल एक्सिस विल बी प्राइस। चलो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डिपिक्टेड इन अ टिपिकल डिमांड कर्व, इनकम लेवल नहीं मिलता है, आगे बढ़ो। द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड बाय विच अप्रोच, सर इट इज एक्सप्रेस बाय कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अपन मार्जिनल यूटिलिटी से अपन डिमांड कर्व का वो निकालते हैं, तो कार्डिनल अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज लॉ ऑफ डिमांड, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस डिमांड फॉल। ए, the law of demand assuming other things to remain constant establishes the relation between price of a good and the quantity demanded। चलो, law of demand refers to price demand relationship। आगे बढ़ो, ये तो सेम जैसे क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ध्यान रखना ये चीज। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं बताता है कि भाई कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड करोगे, वो नहीं बताता है। सिर्फ ये रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, तो इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान रखना। 22 का सी गिवन है, 22 कौन सा है बेटा। द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन बाय कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक किसमें था, कार्डिनल अप्रोच में था, है ना। हाँ, ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच में क्या था, आईसी कर बन रहा था, एमआरएस, और बजट लाइन बन रहा था। तो कंज्यूमर सरप्लस अपन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी निकाल पा रहे थे ना। हाँ हाँ, निकाल तो पा रहे थे, उधर भी निकाल पा रहे थे, एक सेकंड रुकना है ना। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमांड कर्व, यार मेरे साथ वैसे डिमांड कर्व का तो सिर्फ बेटा होता तो कार्डिनल अप्रोच से ही है। ऑर्डिनल अप्रोच, रैंक्स, प्रेफरेंसेस, मान मर्यादा प्रतिष्ठा, रैंक्स प्रेफरेंसेस, और अम, क्या लगता है, सरप्लस कर्व, कार्डिनल का मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होता है ना बेटा, सुनना, उससे डिमांड कर्व का स्लोप निकलता है, निकाल सकते हैं अपन। और मार्जिनल यूटिलिटी का अगर आप सम करते हो, द एरिया अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी, एंड सेम इज फॉर डिमांड कर्व, द एरिया अंडर द डिमांड कर्व इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। सुनना मेरी बात अच्छे से, the area under the marginal utility curve is known as total utility, and similarly the area under the demand curve is also known as total utility। तो टोटल यूटिलिटी यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना कार्डिनल अप्रोच में ही फॉलो होता है, ऑर्डिनल में तो होता ही नहीं है। तो बेटा इसका आंसर ए ही रहेगा, उसको सही कर ले तू, है ना। इसका आंसर विल बी ए, कार्डिनल अप्रोच ओनली ओनली। ऑर्डिनल से इसका कोई दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है।
ठीक है, दो चलो 26 हो गया। द लॉ ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉमिनेटिव स्टेटमेंट, इसका आंसर तुम लोग दोगे। पॉजिटिव मतलब which is based on some facts and figures which establishes cause and effect relationship। नॉर्मेटिव मतलब वैल्यू जजमेंट, पर्सनल ओपिनियन, व्हाट ऑट टू बी। तो बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ जी सर, इसका आंसर होगा ए, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इफ प्राइस इंक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, इफ प्राइस डिक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, समझदार हो। कहाँ से सीख रहे हो तुम ये सब चीजें, मुझे बताओगे मुझे? मेरा नाम मत लेना ना, शर्म आती है मुझे। द लॉ ऑफ डिमांड इज अ प्रिंसिपल रिलेटिंग टू व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो आगे बढ़ो। द टर्म ceteris paribus means all factors remaining constant। which of these is a variable factor in law of demand? इनमें से कौन सा एक वेरिएबल फैक्टर होता है? कंज्यूमर्स इनकम लेवल, ठीक है राज। कंज्यूमर्स इनकम लेवल, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ बूम और रिसेशन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सर बताओ बताओ बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएबल फैक्टर इन लॉ ऑफ डिमांड? इसका आंसर दो फटाफट। यस, इसका आंसर रहेगा डी। क्लास चलेगा कुछ 11:20 तक, ठीक है। 11:20 तक जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने अपन करेंगे आज, बाकी इसके आगे अपन कल करेंगे फिर, ठीक है। तो सर जेवियर से, ओके। द कंडीशन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इन द लॉ ऑफ डिमांड डिनोट्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, इनकम लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, ऑल ऑफ द अबव। चलो चलो चलो, सेम जैसे क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? इनवर्स रिलेशन। नहीं नहीं नहीं, ये तो काम का ही नहीं था। एज पर द लॉ ऑफ डिमांड इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हाट? अच्छा अच्छा। एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी डैश, इट्स डिमांड डैश। if price of the commodity increases demand decreases, or if price of the commodity decreases demand will increase। both a and c is the answer, ठीक है, both a and c is the answer। why does the law of demand operate? income effect, substitution effect, both a and b। याद है ना लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस? एक तो इनकम इफेक्ट, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक और क्या होता है, याद करो। पांच थे इसमें लोगों को, डिफरेंट यूजेस है ना, और दो और थे, मेरे को याद ही नहीं आ रहे, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। छोड़ो, तुमको भी याद नहीं है। द टोटल इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑफ अ कमोडिटी इज, the total effect of a price change of a commodity is substitution effect plus price effect, substitution effect plus income effect, substitution effect plus demonstration में। ओ भाई साहब, दिस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस प्राइस इफेक्ट आएगा, ठीक है। जब भी प्राइस चेंज होता है तो दो तरह से अफेक्ट हो सकता है, एक तो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स पे असर पड़ सकता है, और एक सेकंड, द टोटल इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। इसका आंसर आएगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। क्योंकि प्राइस लेवल अगर बढ़ता है तो कंज्यूमर का रियल इनकम कम हो जाता है, ये हमने पढ़ा था, आप लोग को याद होगा। एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है ना। तो इसमें आएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, ठीक है। चलिए नाउ when we say that the demand for a commodity depends upon the money income of the consumer, we are referring to what? Income effect। Dash refers to the effect of a change in price of a product on the consumer's purchasing power। इनकम इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर, तो इनकम फैक्टर बोलते हैं बेटा उसको। ये जो मैं बताया ना आपको रियल इनकम वाला, कि कंज्यूमर का कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो रियल इनकम कम हो गया, तो ये हमारी कंज्यूमर की परचेसिंग पावर को इफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसलिए इसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। राज सोनी तूने सी बोला, सी बोला बेटा तूने।
चलो नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, 38 का सी बोला, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज होता है कंज्यूमर का? रियल इनकम और परचेजिंग पावर, सर बोथ, ठीक है। ये सेम रियल इनकम के क्वेश्चन आ गए सारे के सारे फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब इनकम इफेक्ट, ये भी इनकम इफेक्ट का बच्चों कर लेना इसको अपने अकॉर्डिंग, मैंने इनकम इफेक्ट आप लोग को बता दिया क्या चीज़ है ना, इसलिए मैं आप लोग को। When the price of a product falls, the consumer can buy the same quantity of the commodity with lesser money or can buy more of the same commodity with the less same money. बताओ क्या कर सकता है सर? दोनों काम कर सकता है, तो बोथ ए एंड बी इज द आंसर, ठीक है। जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो दो ऑप्शन है, या तो उतना ही क्वांटिटी खरीद लो पहले से कम प्राइस में, या उतना ही पैसा खर्च कर लो पर पहले से ज्यादा क्वांटिटी खरीद लो, सॉरी माय बैड। When the price of a Reynolds pen falls, ceteris paribus, other things being constant, buyers substitute Reynolds pen for other pen that are now relatively more expensive. This is called, देखो क्या बोल रहा है, रेनॉल्ड्स पेन का प्राइस गिरा तो बायर क्या कर रहा है, रेनॉल्ड्स की जगह दूसरा पेन खरीद रहा है जो कि पहले से महंगा है। तो बताओ इसको क्या बोलोगे, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट या वेबलन? इसको बोलेंगे वेबलन इफेक्ट। हर्ष का आंसर सबसे पहले आया, मुझे पता था हर्ष तो सबसे पहले आंसर करेगा, बोले वेबलन इफेक्ट। मेरा वाला आ गया आंसर, है मेरा माल आ गया है ना, इसका आंसर होगा वेबलन इफेक्ट। नहीं बेटा अभिषेक, दिस इज नोन, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता है क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस कमोडिटी की तरफ शिफ्ट करेगा जिसका प्राइस कम है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पर यहाँ क्या हो रहा है, एक कमोडिटी का प्राइस गिरा और कंज्यूमर वो चीज खरीद रहा है जो महंगी है, दिस इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट मतलब कि जब कंज्यूमर अपनी सोशल स्टेटस के लिए या अपनी प्रेस्टीज के लिए क्या करता है, महंगी चीजें खरीदता है, सस्ती चीजें नहीं खरीदता, कि बोले सस्ती चीज खरीदूंगा तो मेरा स्टेटस बिगड़ जाएगा, बोले इतना अमीर होकर सस्ती चीज खरीदूंगा क्या, वो वहां पे महंगी चीज खरीदता है, तो इसको बोलते हैं वेबलन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, वेबलन इफेक्ट। ट्राइमैक्स, अच्छा इसको तुम ऐसे ले सकते हो, मैं बताऊं तुमको। हम्म, हाँ, कि आजकल जैसे बीच में क्या था ना सर, वो लोग बाग क्या करते थे, ये R15 नहीं आती थी, R15 वो यामाहा की कोई बाइक आती थी, तो हर कोई वो R15 खरीदने लग गया था, ठीक है। हर किसी के पास R15 होती थी, इवन मतलब समझ जाओ किस किस के पास होती थी R15, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, छपरी से आदमी के पास R15 होती थी। तो फिर सडनली डिमांड में चेंज आया, फिर इनफील्ड का डिमांड बढ़ने लगा, है ना, और अब हर छपरी के पास इनफील्ड होती है, इसलिए मैंने बुलेट नहीं खरीदी, दिस इज द रीजन। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, ठीक है। डैश रेफर्स, dash refers to consumers reaction to a change in the relative price of two products keeping the total utility constant, this is known as substitution effect, ठीक है। When the price of a product increases, consumer tend to switch to purchasing the substitutes of the product, this describe why the demand for the gold good what, एक सेकेंड वापस पढ़ना। When the price of a product increases, consumer tend to switch to the purchasing the substitute, देखो ये वही बोल रहा है, जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर क्या करता है, उससे जो सस्ता गुड होता है उसकी तरफ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसकी तरफ अपनी डिमांड शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। दिस डिस्क्राइब्स व्हाई द डिमांड कर्व फॉर द गुड, यानी जो गुड्स आपने परचेज किया तो उसका डिमांड कर्व क्या होगा, इट विल शिफ्ट, मतलब उसकी डिमांड बढ़ गई है तो उसमें फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, यानी इट विल शिफ्ट अपवर्ड, ठीक है। एक सेकेंड, फॉरवर्ड शिफ्ट कैसा होता है, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज फॉरवर्ड शिफ्ट, तो ये अपवर्ड शिफ्ट आया,
है ना, अपवर्ड शिफ्ट आया टू दी राइट, तो शिफ्ट अपवर्ड टू दी राइट। बी आएगा ना बेटा, स्लोप डाउनवर्ड क्यों आएगा, क्या बोल रहा है राज, डाउनवर्ड स्लोप क्यों बनेगा, अरे फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा ना बेटा, डिमांड बढ़ गई है मेरे वाले गुड्स की, जिसकी तरफ अपने डिमांड को शिफ्ट, उसकी डिमांड शिफ्ट आएगा ना बेटा राज। सर लेकिन प्राइस है ना, अरे बेटा एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हुई, तो प्राइस ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस चल रहा है भाई। वो प्राइस जो तू बोलना चाह रहा है ना, वो तो तब होता है जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आए और उसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आए, वहां पे आप वो देखते हो मूवमेंट। अभी एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, दूसरे की डिमांड चेंज हो रही है, तो उसमें तो शिफ्ट आएगा ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तुम करो इसका आंसर, मैं जरा पानी पीता हूँ, करो इसका आंसर 47 वाले का। सी गिवन है तो उसको सही कर ले। अरे मैंने 47 का आंसर पूछा तुम लोगों से, तुमने वो जवाब दिया नहीं अभी तक। सी, when the price of a product rises, consumer tends to substitute it with the relatively inexpensive। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। नो, आखिरी के 3 क्वेश्चन 50 तक कर लेते हैं इसको, है ना। In normal circumstances, if the government increases the tax on any product, the demand for the product dash in the short run। अगर गवर्नमेंट किसी कमोडिटी पर टैक्स बढ़ा देती है, ठीक है, तो उस कमोडिटी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, वो भी शॉर्ट रन में। Either it will increase or it will decrease or it will remain unchanged। Tax has nothing to do with the demand for any product। चलो यहाँ पे तुम लोग का दिमाग चेक किया जाएगा, अब आंसर करो इसका। सब आंसर लोग बोल रहे हैं बी 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 बी। ओके, तुमको ऐसा लगता है सही में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? मैं इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, क्या सही में ऐसा होता है कि किसी कमोडिटी के ऊपर टैक्स बढ़ता है तो हम उसका डिमांड कम कर देते हैं? क्योंकि सर उसका टैक्स बढ़ने से क्या होता है, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है ना, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो प्राइस इंक्रीज होगा तो यस सर इनवर्स रिलेशनशिप तो देखने को मिलेगा ना। तो ऐसे लिंक को बैठा के करो, है ना, ऐसे सीधे आंसर मत दे दिया करो। यस सर इट विल डिक्रीज। चलो नाउ 49, द सेग्रीगेशन बिटवीन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड बाय। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, एक्सेप्ट लिकर एंड सिगरेट एंड पान मसाला। ठीक है बेटा हर्ष, लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट होगा, लॉन्ग रन में भी डिक्रीज होगा बेटा। The segregation between income effect and the substitution effect is explained by कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो किससे आपको जानने को मिलता है? तो इनकम इफेक्ट में तो आपका रियल इनकम बढ़ता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप तो क्या करते हो, जो इनएक्सपेंसिव आइटम उसकी तरफ मूव कर लेते हो। समझना ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि कंज्यूमर क्या नहीं करना चाहता, जब कोई कमोडिटी है उसके लिए ज्यादा प्राइस पे नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसके लिए ज्यादा प्राइस पे किया तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल टेंड टू फॉल। तो वहां पे कार्डिनल अप्रोच यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो है लॉ अप्लाई होता है। बात रही ऑर्डिनल अप्रोच की, तो ऑर्डिनल अप्रोच का अगर अपन चेक करें तो प्रेफरेंसेस रैंक्स, ऑर्डिनल अप्रोच, बजट लाइन का इस हैज एनीथिंग टू डू विद द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट व्हिच मींस के प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर का प्रोपेंसिटी सॉरी परचेजिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है, या उसका रियल इनकम बढ़ेगा।
तो इनकम बढ़ने से मैं सेम प्रोडक्ट का ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर सकता हूँ। हम्म, हम्म, इसको इसको एनसर्कल कर लो। इस पे मैं अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहा हूँ, मैं इस पे ऑर्डिनल और उसका मैं कुछ देख नहीं पा रहा। इसको आप एनसर्कल कर लो, आई विल आंसर इट टुमारो और एक्सप्लेन इट इन द ग्रुप। ठीक है, चलो। इनकम इफेक्ट्स, इनकम इफेक्ट हेल्प्स टू स्टडी ऑर्डिनल अप्रोच। इनकम इफेक्ट, इनकम सरप्लस, ओके, आई विल डिस्कस इट टुमारो, नो इशू। ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं। When the price of a product line, sorry, when the price of a product falls, its demand increases because new consumers start buying the product। हाँ सर, ये हो सकता है। Existing consumers buy more quantities of the product। बताओ कैसा होता है? यस सर, दोनों चीजें हो सकती हैं, मे बी। बट वैसे बताऊँ क्या होता है, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर मे बी उसका ज्यादा क्वांटिटी परचेस करे नहीं करे, बट जब वो चीज सस्ती हो गई तो पहले जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ना, वो भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो न्यू कंज्यूमर्स का एंट्री हो जाता है। ठीक है, न्यू कंज्यूमर्स का एंट्री हो जाता है, तो ठीक है। ठीक है हर्ष, आई विल चेक दैट, डोंट, नो वरी नो वरी, आई विल चेक दैट, है ना, वो मैं देख लूंगा क्या रहता है। इसको, इसका मैं पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ ही आंसर दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा मैं हवे में। ठीक है, चलो। यहाँ पे 50 का सी रहेगा। लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका तो आंसर यही है, सीधा सीधा। चलो, तो अभी अपन ने इसमें यहाँ तक कुछ 51 कर लिए हैं, और पिछले वाले के अपन ने कुछ तो भी सारे के सारे कर लिए थे। इसके आगे क्वेश्चंस अपन अब करेंगे कल। ठीक है, कल का जो क्लास रहेगा उसका टाइम तुम लोग को बता दिया जाएगा। वैसे इट विल बी, मैंने बताया तुमको, या तो अर्ली मॉर्निंग रहेगा या लेट इवनिंग रहेगा, ये दो ही टाइम स्लॉट्स होंगे जिसमें आपका एमसीक्यू सेशन रखेंगे ऑफ 1 आवर। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं आप कल की क्लास में बच्चों। ठीक है, तुम लोग भी पढ़ना और देखो और पढ़ना। इवनिंग क्लास का टाइम बता दो, इवनिंग क्लास का टाइम बता दो। अच्छा, तेरे वो समझाने के लिए मेरा जब भी मन होगा मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, और अगर नहीं किया तो कल बता दूंगा, कल समझा दूंगा। ठीक है बेटा, पर तेरे को समझा जरूर दूंगा। ओके, क्या चीज समझानी पहले वापस बता, मुझे भूल गया मैं, क्या चीज समझानी, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि क्या चीज समझानी है। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों, बाय। नहीं, 10 बजे के बाद नहीं रखूंगा, 10 बजे से पहले रखूंगा यार आयुष, बहुत सारी क्लासेस हैं 10 बजे बाद, बहुत सारी, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि सारी क्लासेस मैनेज हो जाए। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, ध्यान रखो अपना सब, है ना, बहुत अच्छे से ध्यान रखो, अभी कुछ भी हो रहा है। चलो बाय बाय।